हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी इंग्लिश का पार्ट नंबर 5। ये हमारी सीरीज़ चल रही है डीएसयू एग्ज़ाम के लिए। इससे पहले इंग्लिश में मैं ऑलरेडी 4 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ। तो आज की वीडियो जो होगी वो 5वां पार्ट होगा इस सीरीज़ का, और एरर बेस्ड क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे। और बेसिकली जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले टॉपिक से लिए गए हैं। उसी टॉपिक को हम इन क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है ईदर यू और ही आर हैप्पी। इसमें आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, या फिर ये पूरा का पूरा सेंटेंस करेक्ट है और इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो देखिए, जब कभी भी आपको ना ईदर और करके मिल जाता है, ठीक है, ईदर और, ठीक, तो ईदर और के बाद जो भी सब्जेक्ट यूज़ किया गया है ना, जैसे यहाँ पर ईदर और के बाद क्या है, ही यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ही के लिए हमेशा कौन-सी वर्ब का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ही जो है वो एक आपका सिंगुलर प्रोनाउन है। तो सिंगुलर प्रोनाउन के लिए हम कौन-सी वर्ब यूज़ करेंगे? ऑफ़ कोर्स सी बात है कि सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर ही के लिए वर्ब क्या दे रखी है? आर। तो आर जो है यहाँ पर एरर है, और आर की जगह पर हम कौन-सा वर्ब यूज़ करेंगे? इज़। क्योंकि प्रेजेंट टेंस है और सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए हम इज़ का यूज़ करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में एरर है। और एरर क्या है? आर को रिप्लेस करके हमें इज़ करना पड़ेगा। बेसिकली ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें जो भी एरर बनते हैं वो सब्जेक्ट और या फिर आपके प्रोनाउन या फिर नाउन से रिलेटेड ही बनते हैं, कि उसमें क्या करते हैं कि वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं देते, या तो सिंगुलर दे देते हैं या प्लूरल देते हैं। यानी कि जहाँ पर सिंगुलर की ज़रूरत होती है वहाँ प्लूरल दे देते हैं, और जहाँ पर प्लूरल की ज़रूरत होती है वहाँ सिंगुलर दे देते हैं। तो मोस्टली इसी तरह के एरर आपको इस वाले टॉपिक में देखने को मिलते हैं। और जो क्वेश्चन का लेवल दिया है मैंने इसमें, वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी टू मॉडरेट, इवन आप ईजी ही बोल सकते हैं, ठीक है। जो बिल्कुल बेसिक रूल्स हैं वही मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, और इसी लेवल के क्वेश्चन आपके डीएसयू के एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, जो बेसिक रूल्स हैं उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में हमें बोला गया है द परक्विसिटीज़ टू दिस जॉब मेक्स इट इवन मोर अट्रैक्टिव देन द सैलरी इंडिकेटेड। यानी कि द परक्यूसिटीज़ टू दिस जॉब, यानी कि इस जॉब में जो परक्यूसिटीज़ हैं वो सैलरी से ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो परक्यूसिटीज़ क्या है? अपने आप में एक प्लूरल नाउन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, प्लूरल नाउन। अब क्योंकि ये प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के साथ ऑब्वियस सी बात है आप वर्ब भी कौन सी यूज़ करेंगे? प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेक्स लिखा हुआ है, और मेक्स यानी कि इसके साथ क्या लगा है? एस लगा है। और एस या ई एस लगाने का क्या मतलब है? हम उस वर्ब को सिंगुलर कंसीडर कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर अपना नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी? यहाँ पर प्लूरल आएगी। यानी कि मेक्स को अगर हमें प्लूरल वर्ब बनाना है तो हमें करना होगा मेक, ठीक है। तो यानी कि इसमें हमें ऑप्शन नंबर बी में एरर दिख रहा है, और एरर क्या है? मेक्स में से हमें एस को हटाना पड़ेगा और उसको मेक करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें बोला गया है मैनी अ मैन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट। तो देखिए, मैनी के आगे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन होता है। मैनी के आगे जब कभी भी आपको आर्टिकल ए लगा हुआ दिख जाए, तो आर्टिकल ए बेसिकली हम कब लगाते हैं? जब किसी एक सिंगुलर चीज़ के बारे में बात की जा रही होती है, सिंगुलर नाउन के बारे में बात की जा रही होती है। तो ए लगा है तो इसके आगे भी ऑब्वियस सी बात है सिंगुलर नाउन का यूज़ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है इन्होंने? मैन। अब मैन में क्या लिखा है? देखिए, बीच में लगा रखा है ई। तो मैन जो होता है, अगर ई लगा हुआ है बीच में तो इसका मतलब है वो प्लूरल नाउन लिखा है। अगर मैन का हमें सिंगुलर नाउन चाहिए तो हमें लिखना होता है एम ए
एन, ठीक है, मैन। तो ये बन गया सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर मैनी के बाद ए था तो आर्टिकल ए की वजह से यहाँ पर सिंगुलर नाउन आएगा, लेकिन इन्होंने मैन को प्लूरल नाउन में लिख रखा है, तो एरर मिल गया हमें पार्ट नंबर ए में। और एरर क्या है, हमें मैन को मैन लिखना होगा, यानी कि MEN को रिप्लेस करके MAN लिखना होगा। तो इसमें अपना एरर कौन सा था, पार्ट नंबर ए में। तो जब कभी भी आपको इस तरह का कॉम्बिनेशन मिल जाए ना, मैनी आ करके, तो मैनी आ करके जब भी होगा तो आ के बाद हमेशा आपको सिंगुलर नाउन का ही यूज़ करना होता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, इसमें बोला गया है शिंगल्स आर अ डिजीज इन विच पर्सन डेवलप्स लॉट्स ऑफ इन्फ्लेम स्पॉट्स अराउंड द वेस्ट। तो शिंगल्स क्या है, एक डिजीज़ है। तो देखिए कुछ डिजीज़ होती हैं जो कि हमेशा देखने में तो प्लूरल की तरह दिखती हैं, लेकिन उनको सिंगुलर की तरह कंसीडर किया जाता है। जैसे यहाँ पर शिंगल्स दिया हुआ है, ठीक है, शिंगल्स। इसी तरह के से एक मीजल्स आपकी डिजीज़ होती है। ऐसी 2-3 डिजीज़ और होती हैं जिसमें बेसिकली देखने में तो लग रहा है कि यहाँ पर एस लगा हुआ है आखिर में, तो ये एक प्लूरल नाउन होगा, लेकिन ये डिजीज़ हैं और इनको सिंगुलर ही कंसीडर किया जाता है। तो आप एस देखकर आखिर में ये ना सोचें कि ये प्लूरल नाउन है। तो ये क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पर शिंगल्स के साथ इन्होंने कौन सी वर्ब यूज़ की है, आर। आर एक प्लूरल वर्ब है, तो आर को हमें रिप्लेस करना होगा इज से। तो क्या हो जाएगा, शिंगल्स इज अ डिजीज इन विच अ पर्सन डेवलप्स लॉट्स ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट्स अराउंड द वेस्ट। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में इसमें एरर है, आर को रिप्लेस करना होगा इज से। देन क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, अगेन इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन पर ये क्वेश्चन है। देखिए जब कभी भी आपको वन ऑफ द, आपने ये रूल भी सुना होगा वन ऑफ द, तो वन ऑफ द के बाद आपको सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है यहाँ पर, वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री। एंड उसके बाद जो आपका नाउन आता है ना, नाउन, वो हमेशा किस में होता है, प्लूरल में। तो प्लूरल में यूज़ किया जाता है नाउन को, वन ऑफ द, देन उसके बाद आपकी सुपरलेटिव डिग्री, एंड उसके बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ही इज़ वन ऑफ द, तो वन ऑफ द आ गया टॉलेस्ट। टॉलेस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है। देन उसके बाद नाउन है, और नाउन क्या दिया है, बॉय। तो बॉय क्या है, बॉय तो एक सिंगुलर नाउन है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बॉयज़ बनाना पड़ेगा, यानी कि प्लूरल नाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों में से, यानी बहुत सारे लड़कों में से एक लड़के की बात की जा रही है, ठीक है। ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज़, ठीक है, बहुत सारे लड़कों में से एक लड़के की बात की जा रही है, इसलिए बॉय ना होकर क्या होगा, बॉयज़। तो यहाँ पर अपना जो एरर आ जाएगा वो कौन से पार्ट में है, पार्ट नंबर बी में, यानी कि एरर क्या है, बॉय को हमें बॉयज़ से रिप्लेस करना होगा। ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज़ इन द क्लास। तो इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन है जिससे कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज़, यानी कि वन ऑफ द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री, और उसके बाद जो भी नाउन होगी उसको आपको प्लूरल में लिखना होता है। एरर जो दिया जाता है बेसिकली वो यही होता है कि जो वो नाउन देते हैं वो सिंगुलर दे देते हैं और उसको हमें प्लूरल बनाना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज़ यूज टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस। तो देखिए मोस्ट ऑफ द फंड्स, तो यहाँ पर फंड्स की बात की जा रही है, ठीक है। फंड्स क्या है, एक तरह का प्लूरल नाउन दिख रहा है आपको, प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन के लिए हमें वर्ब भी कौन सी यूज़ करनी होगी, प्लूरल वर्ब यूज़ करनी होगी। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि आप देखेंगे कि यहाँ पर आप सोचें कहीं कि ये गेट दिया हुआ है, तो गेट तो ऑलरेडी प्लूरल वर्ब है, तो इसमें हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये जो गेट दिया हुआ है ना, ये गेट आपका जो ये प्रोनाउन है वी के लिए ये गेट का यूज़ किया गया है। जो फंड्स है ना, तो फंड्स के लिए जो वर्ब यूज़ की गई है वो यहाँ पर लिखी है इज़। तो मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज़ यूज्ड। अब क्योंकि फंड्स जो है वो एक प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर इज़ वर्ब का यूज़ ना होकर एक प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। तो वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे हम, आर, क्योंकि प्रेजेंट में ये सेंटेंस है। तो मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका आर यूज टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस। सो इज़ का यूज़ ना होकर यहाँ पर क्या आना चाहिए, आर।
तो आपका ऑप्शन नंबर सी में एरर है और एरर क्या है, इज़ को हमें रिप्लेस करना होगा आर से। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7th में बोला गया है 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको कई बार बुक्स में देखने को मिलते हैं। 10 माइल्स यहाँ पर लिखा है, तो 10 माइल्स अपने आप में वैसे तो ये एक प्लूरल आप कह सकते हैं कि प्लूरल नाउन है, लेकिन इसको कंसीडर किया जाता है एक सिंगुलर नाउन, क्योंकि ये दूरी की बात की जा रही है। 10 माइल्स, 10 माइल्स एक प्लूरल नंबर ज़रूर लिखा हुआ है कि 10 माइल्स की बात की जा रही है, लेकिन 10 माइल ये क्या बोला गया है कि 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, यानी कि 10 माइल की जो दूरी है वो पैरों से चलने के लिए बहुत बड़ी या बहुत लंबी दूरी है। तो अब क्योंकि दूरी की बात की जा रही है, तो दूरी या डिस्टेंस तो अपने आप में क्या है, एक एक सिंगुलर नाउन की तरह आप उसको कंसीडर करते हैं। तो जो ये 10 माइल्स है ना, इसको आप प्लूरल ना कंसीडर करके सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, सिंगुलर। तो सिंगुलर क्योंकि अगर इसको ट्रीट किया जाता है, 10 माइल्स हो गया या 50 माइल्स हो गया, ऐसे कुछ भी हो सकता है नंबर, लेकिन वो नंबर यहाँ पर क्योंकि दूरी की डिस्टेंस की सेंस में यूज़ किया जा रहा है, तो वो एक सिंगुलर एंटिटी की तरह यूज़ किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आर का यूज़ ना होकर क्या यूज़ होगा, इज़, क्योंकि इसको एज एन सिंगुलर आइडेंटिटी का एंटिटी के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो 10 माइल्स जो है सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा इसमें। तो 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस ना होकर 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट करेक्ट सेंटेंस होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में हमें एरर दिख रहा है, और एरर क्या है, आर को रिप्लेस करना है इज से। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है If Mahatma Gandhi was alive, he would feel sorry for the poor and downtrodden who still struggle every day to make both ends meet. तो पहले तो यही देख लेते हैं, बोथ एंड्स मीट का मतलब ये ईडियम होता है एक। बोथ एंड्स मीट का मतलब है बेसिकली अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर पाना, है ना, बोथ एंड्स मीट। तो ये एक फेमस ईडियम है, कई बार एग्जाम्स में पूछ भी लिया जाता है। तो यहाँ से ये पहले हमने देख लिया। अब बात करते हैं एरर की। तो देखिए यहाँ बोला गया है इफ़ महात्मा गांधी वाज अलाइव। तो जब कभी भी आपको इफ़ का कॉम्बिनेशन दिख जाए ना और पास्ट में बात की जा रही है, यानी कि बेसिकली एक हाइपोथेसिस की बात की जा रही है, एक संभावना की बात की जा रही है, तो हमेशा इफ़ के साथ आप क्या यूज़ करते हैं, वर। ठीक है, इफ़ के साथ हमेशा वर्ब यूज़ होगा। तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रखना कि महात्मा गांधी तो सिंगुलर नाउन है तो उनके साथ वाज आना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये कंडीशनल वाले सेंटेंसेस है, इफ़ लगा हुआ है यहाँ पर, और एक हाइपोथेसिस, एक संभावना की बात की जा रही है कि अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते तो जो गरीब हैं उनकी स्थिति देखकर काफ़ी बेकार या बहुत बुरा फील करते। तो उस सेंस में ये बात की जा रही है, एक संभावना, एक हाइपोथेसिस के बारे में बात की जा रही है। तो जब कभी भी ऐसी संभावनाएं होती है तो वहाँ पर इफ़ का कॉम्बिनेशन हमेशा आपका वर के साथ यूज़ होता है। ठीक है, चाहे आपका जो नाउन है, प्रोनाउन है, वो सिंगुलर हो, चाहे वर्ब चाहे प्लूरल हो, लेकिन इफ़ के साथ हमेशा आपको किसका यूज़ करना है, वर का यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में जो आपका एरर है वो है वाज को हटाकर यहाँ पर क्या करना होगा, वर। सो इफ महात्मा गांधी वर अलाइव होगा करेक्ट सेंटेंस। देन 9th क्वेश्चन में हमसे बोला गया है दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन परस्यूज देयर ओन गोल्डन बबल एंड laughs एट अदर्स फॉर डूइंग द सेम। तो देखिए पहले सेंटेंस में, पहले पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, कोई एरर नहीं दिख रहा, दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं वेयर ईच वन परस्यूज दियर ऑन गोल्ड बबल्स, तो ईच दिख गया यहाँ पर। ठीक है, ईच हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ईच के लिए, ईच का मतलब होता है कि एक, हर एक पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, एक सिंगुलर पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है क्या, ईच का। ठीक है, ईच वन ऑफ यू करके आपने कई सेंटेंसेस सुने होंगे, है ना। तो ईच का मतलब क्या होता है, किसी एक पर्सन के बारे में बात करना। तो क्योंकि यहाँ पर ईच वर्ड का यूज़ किया गया है, तो ईच के साथ, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो भी प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा ईच के लिए वो भी सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर हमने देखा
वेर ईच वन परस्यूज दियर, तो दियर क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन दियर क्या है, दियर एक प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन। लेकिन हमें पता है कि ईच जो होता है वो तो सिंगुलर पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब सिंगुलर पर्सन के लिए ईच यूज़ किया जा रहा है तो इसका जो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो सिंगुलर होना चाहिए। अब पर्सन की बात की गई है तो दो ख्याल दिमाग में आते हैं कि हम हिज का यूज़ करें या फिर हर का यूज़ करें। तो हिज और हर में हमेशा आपको यूज़ किसका करना है, हिज का यूज़ करना है। कन्वेंशनली ये चला आ रहा है, होने को हर भी हो सकता है, लेकिन जो इंग्लिश में फॉलो किया जाता है वो मस्कुलाइन जेंडर यानी कि हिज का यूज़ किया जाता है। तो क्या होगा यह करेक्ट सेंटेंस, देयर इज़ अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन परज्यूज, डियर ना होकर हिज होगा, परज्यूज हिज ओन गोल्ड बबल एंड लाफ्स एट अदर्स फॉर डूइंग द सेम। तो दियर को रिप्लेस करना है, दियर प्रोनाउन क्योंकि प्लूरल प्रोनाउन था तो इसको रिप्लेस करके हमें सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करना है। सिंगुलर में भी हिज और हर का आपका पॉसिबिलिटीज़ आती हैं तो उसमें हिज का आपको यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 10th में बोला गया है नीदर ऑफ द 5 अक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। देखिए जब कभी भी आप नीदर या ईदर का यूज़ करते हैं ना, नीदर नॉर या ईदर और, तो वो जनरली किन्हीं भी दो लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, दो लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बोला है, नीदर ऑफ द 5 अक्यूज्ड, 5 लोगों की बात की गई है, ठीक है। तो नीदर ऑफ द 5 अक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड, तो 5 अक्यूज्ड की बात की जा रही है, दो से ज़्यादा नंबर की बात की जा रही है। तो जब कभी भी दो से ज़्यादा नंबर्स की बात की जाती है तो हम नीदर का यूज़ ना करके किसका यूज़ करते हैं, नन का, ठीक है, नन। तो क्योंकि दो से ज़्यादा नंबर्स की बात की गई है, अक्यूज्ड की बात की गई है, तो नीदर का यूज़ नहीं किया जाता बल्कि नन का यूज़ किया जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा अपना, नन ऑफ द 5 अक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड, ठीक है। तो जब ज़्यादा नंबर में लोगों की बात की जा रही है तो वहाँ पर नीदर का यूज़ नहीं करते बल्कि नन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नन या नीदर नॉर और ईदर और का। देन 11th क्वेश्चन है अपना, पेशेंस एज वेल एज परसीवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, यानी कि धैर्य और लगातार परिश्रम आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, यानी कि सफलता के लिए ये आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर पेशेंस एज वेल एज, तो जब कभी भी एज वेल एज के साथ कोई भी दो नाउन जोड़ी जा रही हैं एज वेल एज, तो एज वेल एज के साथ क्या जोड़ा गया है, पेशेंस और परसीवरेंस। तो एज वेल एज के साथ क्योंकि इन दोनों को जोड़ा गया है तो हमेशा आपको इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होता है। तो पेशेंस एज वेल एज परसीवरेंस, क्योंकि ये एक ही चीज़ के बारे में बेसिकली बात की जा रही है कि धैर्य और लगातार परिश्रम, है ना। तो एक सिंगल एंटिटी के बारे में बताया जा रहा है, मतलब कि लगातार मेहनत और परिश्रम के द्वारा ही सक्सेस पाई जा सकती है। सो पेशेंस एज वेल एज परसीवरेंस जो है ये एक सिंगुलर एंटिटी की तरह हमें इसको काउंट करना है, और क्योंकि इसको एज ए सिंगुलर एंटिटी की तरह हम यूज़ कर रहे हैं तो आर जो है एक प्लूरल वर्ब है, तो आर का यूज़ ना करके हमें सिंगुलर वर्ब इज़ का यूज़ करना होगा, ठीक है। सो पेशेंस एज वेल एज परसीवरेंस इज़ नेसेसरी फॉर सक्सेस, ठीक है। अगर एंड का यूज़ किया जाता है एज वेल एज की जगह तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर एज वेल एज का यूज़ किया गया है तो ये एक ही सेंस में इसका मतलब आ रहा है, यानी कि पेशेंस और परसीवरेंस को एक सिंगल एंटिटी की तरह कंसीडर करके देन उसके बाद हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ इसमें करते हैं। तो आर को रिप्लेस करना है हमें किससे, इज से। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, यानी कि ये मैं हूँ जिसको इस बैड सिचुएशन के लिए ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए। इसकी हिंदी हुई तो देखिए यहाँ पर लिखा है इट इज़ आई, इट इज़ आई एंड उसके बाद आपका हु है, और हु के बाद कौन सी वर्ब का यूज़ किया गया है, हेल्पिंग वर्ब का, तो ये है इज़। अच्छा कभी भी आपने आई के लिए इज़ का वर्ब का यूज़ होते हुए देखा है? तो
आई जो होता है उसके लिए तो हमेशा हमने पढ़ा है, अगर प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है तो आई के लिए तो हमेशा एम का यूज़ किया जाता है ना, एम। तो यहाँ पर आई के लिए हम इज़ का यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा ना। सो इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम होगा। हालांकि ये सेंटेंस थोड़ा पढ़ने में अजीब सा लगता है, लेकिन यही करेक्ट सेंटेंस होगा। इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, यानी कि इज़ को यहाँ से हमें रिप्लेस करना है, इज़ यहाँ पर गलत है। सो इज़ हेल्पिंग वर्ब की जगह यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा, एम, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम का यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। देन क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें बोला गया है द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। ये मैंने आई थिंक आर्टिकल वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब कभी भी दो नाउन्स के लिए अलग अलग द का यूज़ किया जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है द, यहाँ पर है आपकी नाउन वन, फिर प्लस में एक और बार लिखा है द और उसके साथ है नाउन टू। तो इसके साथ जब भी हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपका जो वर्ब यूज़ होती है वो होती है आपकी प्लूरल वर्ब यूज़, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि बेसिकली ये दो लोगों के बारे में बात कर रहा है ना, दो चीज़ों के बारे में। द इसके साथ भी लगा है और द इसके साथ भी लगा है, यानी कि एक ये अलग चीज़ है और एक ये अलग चीज़ है। लेकिन जब द केवल एक ही बार लगाया जाता है द, और यहाँ पर आ गया नाउन वन और प्लस में आपका एंड आ गया एंड देन नाउन टू आ गया, तो इस वाली कंडीशन में हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं करते बल्कि सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नाउन वन और नाउन टू दोनों क्या हैं, एक ही लोग या एक ही व्यक्ति के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तभी हमने सिर्फ एक ही बार दा लगाया है। तो इस वाले केस में अगर हम देखते हैं तो द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, यानी कि जो सेक्रेटरी है और प्रिंसिपल है वो एक ही व्यक्ति है, एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। कॉलेज का एक ही व्यक्ति है जो कि सेक्रेटरी है और प्रिंसिपल है। तो क्योंकि एक व्यक्ति की बात की जा रही है तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, लेकिन वर्ब क्या दी हुई है यहाँ पर, प्लूरल वर्ब है आर। तो इस आर को हमें रिप्लेस करना होगा, और आर को किससे रिप्लेस करेंगे, सो इट वुड बी रिप्लेस बाय इज, ठीक है। तो आर को हमें रिप्लेस करना होगा इज से, क्योंकि यहाँ पर एक ही बार आपको दा देखने को मिल रहा है। अगर आपको दो बार दा देखने को मिलते, यानी कि अगर ये ऐसा होता सेंटेंस की द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, तो ये आर जो लगा हुआ था ये ठीक होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सेक्रेटरी और प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज एक सेम ही पर्सन है, इसलिए यहाँ पर आर वर्ब का यूज़ ना होकर इज वर्ब का यूज़ होना चाहिए। तो एरर जो है वो पार्ट नंबर बी में है, आर की जगह पर क्या यूज़ होगा, इज का यूज़ होगा। तो इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन है, यहाँ से कई बारी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें अगेन जो अभी अभी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया वही कॉन्सेप्ट यूज़ होना है। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। तो देखिए दा लग गया, उसके बाद राइज है और राइज के बाद फॉल है, तो दो नाउन दिख रहे हैं आपको, दो नाउन के साथ में एक बार दा लगा हुआ है। बिल्कुल अभी जो पिछला ही क्वेश्चन करा है उस पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। तो द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, तो एक बार द लगा हुआ है, दो नाउन के लिए यूज हो रहा है, तो सिंपल सी बात है ये एक ही सिंगल एंटिटी की बात की जा रही है, तो हमें ये वर्ब आर का यूज ना करके इज का यूज करना होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंस, यानी कि आर को रिप्लेस करना है इज के साथ। इसका पूरा का पूरा अभी मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में समझा है कॉन्सेप्ट, कि अगर दो बार दा लगता है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही बार दा है तो एक सिंगल एंटिटी की बात हो रही है और इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। अगेन उसी क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोएम आर एज फॉलोज। तो द सम एंड सब्सटेंस बेसिकली ये एक फ्रेज के रूप में भी यूज़ किया जाता है। द सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है समरी, किसी भी चीज़ की समरी या सारांश आप हिंदी में बोलते हैं, उस किसी भी चीज़ का पूरा निचोड़ आप कह सकते हैं कि कंप्लीट समरी। तो द सम एंड सब्सटेंस
ऑफ हिज पोएम आर एज फॉलोज। तो द दिख गया आपको, सम एंड सब्सटेंस, तो ये बेसिकली ईडियम है, ईडियम फ्रेज की तरह कंसीडर कर रहे हैं इसको। तो ये क्या है, एक सिंगल एंटिटी है, और सिंगल एंटिटी के साथ अभी अभी मैंने बताया हमें कौन सी वर्ब का यूज़ करना होता है, सिंगुलर वर्ब का। तो अगेन यहाँ पर आर क्या है, एक प्लूरल वर्ब है, तो इस आर को रिप्लेस करना होगा इज के साथ। तो अपना करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोएम इज एज फॉलोज। ठीक है, तो पार्ट नंबर सी में इसमें एरर है, आर को रिप्लेस करना होगा इज के साथ। सो ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश के, जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड। तो इन सभी क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उससे उस टॉपिक का एक रिवीजन दे दिया है, जिससे कि आप आने वाले एग्ज़ाम में, डीएसयू के एग्ज़ाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आप गलत ना करें। तो क्वेश्चन का लेवल जो होगा डीएसयू एग्ज़ाम में वो इतना ही होगा, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करते रहें, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।